हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। बच्चों, आज के लेक्चर में हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन जो एक इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक है मैथमेटिक्स का। फंक्शन ऐसा टॉपिक है बच्चों की हर मैथ का जितना भी ब्रांच है सभी ब्रांच में आपको देखने को मिलेगा। तो फंक्शन के कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, फंक्शन के साथ क्या क्या कंडीशन होता है, क्या क्या शर्त होता है, इन सभी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से बहुत ही अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा। और फंक्शन से बहुत सारे सवाल एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। फंक्शन जो है वो मैथमेटिक्स की हर ब्रांच, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, अलजेब्रा हो, कैलकुलस हो, हर जगह आपको फंक्शन का नाम मिलेगा सुनने के लिए। तो बच्चों, आज हम लोग देखते हैं ये फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन जो है फंक्शन बच्चों एक नियम है, एक रूल है जो किसी सेट के किसी सेट का जो एलिमेंट होता है इसके दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ उसके बीच संबंध स्थापित करता है। जैसे हम लोग देखा फंक्शन को हम लोग एफ एक्स से लिखते हैं इस तरह से, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन है तो एक्स का वैल्यू जैसे जैसे हम पुट करेंगे तो एफ एक्स का एक यूनिक वैल्यू हमको प्राप्त होगा। जैसे अगर हम एक्स का वैल्यू अगर हम वन पुट करते हैं तो एफ वन इक्वल टू होता है वन प्लस वन इक्वल टू टू। अगर हम एक्स का वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो एफ जीरो इक्वल टू होता है जीरो प्लस वन इक्वल टू वन। अगर हम एक्स का वैल्यू माइनस वन पुट करते हैं तो एफ माइनस वन इक्वल टू होता है माइनस वन प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो बच्चों, जैसे जैसे हम एक्स का वैल्यू इसमें पुट करते हैं हमें एक यूनिक वैल्यू प्राप्त होता है इसमें। जैसे वन के लिए हमको टू मिलता है, जीरो के लिए हमको वन मिलता है, माइनस वन के लिए हमको जीरो मिलता है। ये जो फंक्शन है ये इसी फंक्शन का काम है। ये इनपुट हो गया आपका, ये आउटपुट हो गया। जो आउटपुट होता है इसमें यूनिक होता है, मतलब वन के लिए सिर्फ टू ही मिलेगा, यहाँ पे टू के अलावा और कोई आउटपुट यहाँ से मिलेगा ही नहीं। उसी तरह से जीरो के लिए सिर्फ वन मिलेगा, माइनस वन के लिए सिर्फ जीरो मिलेगा। जीरो के अलावा अगर हम एक्स का वैल्यू यहाँ पे माइनस वन रखेंगे तो जीरो के अलावा कोई दूसरा वैल्यू हमको मिल ही नहीं सकता है। तो ये जो है ये फंक्शन है, ये जो क्या कर रहा है, हम जो इनपुट दे रहे हैं उसको हमको आउटपुट दे रहा है, यूनिकली दे रहा है, एक यूनिक वैल्यू हमको दे रहा है। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन एक रूल है, करस्पॉन्डेंस है, जो हमें एक यूनिक वैल्यू प्रदान करता है। जैसे अगर हम कोई सेट लेते हैं ए और फिर हम सेट लेते हैं बी, इस सेट का एलिमेंट है वन टू थ्री और इसमें एलिमेंट आपका है ए बी सी डी, हम इस तरह से मान लेते हैं। तो ये फंक्शन एफ फंक्शन जो है वो वन को एक के साथ ऐसे इस तरह से, यानी वन को एक के साथ एसोसिएट करता है, टू को बी के साथ एसोसिएट करता है, थ्री को सी के साथ एसोसिएट करता है।
तो फंक्शन का काम है इस सेट के जितने भी एलिमेंट है बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ इसको संबंधित करता है, उसको जोड़ता है ना। तो ये एक फंक्शन हो गया। अब फंक्शन क्या हो गया? फंक्शन, इसका डिफिनेशन मैं लिख देता हूं। लेट ए एंड बी बी टू नन एम्प्टी सेट then function if फंक्शन को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, if such that a to b, तो फंक्शन is a rule which associates each element of a which associates each element of a with that of b uniquely। कहने का मतलब है कि इसका जितना भी एलिमेंट है इसको बी के एलिमेंट के साथ जब संबंधित करता है तो इसके जो जो एलिमेंट है सबको सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ, जैसे 1 है तो 1 को सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ जोड़ता है, यानी 1 का बी के सिर्फ एक एलिमेंट के साथ ही रिलेशन होता है, 2 का बी के सिर्फ एक एलिमेंट के साथ रिलेशन होता है, इसका दो एलिमेंट का किसी एक एलिमेंट के साथ रिलेशन हो सकता है, जैसे 1 का ए के साथ भी हो सकता है, 2 का भी ए के साथ हो सकता है, पर ए जो है ए और बी का किसी एक एलिमेंट का इसके दो एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं हो सकता। जैसे 1 का ए के साथ कर देंगे और 1 का बी के साथ कर देंगे तो वो फंक्शन नहीं होगा, किसी यूनिक एलिमेंट के साथ ही उसका रिलेशन होता है, तभी हम कहते हैं कि ये फंक्शन है। Let a and b two non-empty sets, then function f such that a from a to b is a rule which associates each element of a with that of b uniquely। मतलब ये एक रूल है, f क्या एक रूल है जो इसके प्रत्येक एलिमेंट को b के एलिमेंट के साथ यूनिकली अटैच करता है, यूनिकली उसके साथ क्या करता है? एसोसिएट करता है, जोड़ता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि ये कुछ फंक्शन है, फंक्शन होने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन वो है कि इसका एक एलिमेंट के साथ सिर्फ एक एलिमेंट का, यानी इसका जो एक एलिमेंट लेंगे तो इसका सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएशन होना चाहिए, है ना। अगर हम इसको ऐसे बना देते हैं, वन टू थ्री ए बी सी, 1 को हम ए के साथ अटैच कर देते हैं और 1 को बी के साथ कर देते हैं, तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ बी के सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएशन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का 1 जो है 1 का इसके दो एलिमेंट के साथ एसोसिएट किया गया है, तो ये फंक्शन नहीं होगा।
अब यहाँ पे देखिए तीन कंडीशन यहाँ पे दिया गया है, तीन स्थिति बताया गया है फंक्शन का। इसको बोलते हैं मैपिंग। फंक्शन का ये मैपिंग फॉर्म्स है। अब इसमें देखो बच्चों, 1 का सिर्फ वो ए के साथ है, 2 का सिर्फ बी के साथ है, 3 का सिर्फ सी के साथ है। इधर में एलिमेंट कुछ बच जाए तो वो ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, पर इधर कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। इसके ईच एलिमेंट का यानी प्रत्येक एलिमेंट का इधर यूनिक एलिमेंट के साथ उसका एसोसिएशन होना चाहिए। तो ये आपका फंक्शन है। यहाँ देखते हैं 1 का ए के साथ और 1 का बी के साथ हो गया, तो ये आपका फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट का या दो एलिमेंट के साथ इसका एसोसिएशन हो गया है। यहाँ पे देखते हैं 1 का सिर्फ ए के साथ रिलेशन है, 2 का सिर्फ ए के साथ है, 3 का बी के साथ है, तो ये आपका फंक्शन हो जाएगा। यानी आप इसको याद रखें कि एक व्यक्ति जो है एक साथ दो टारगेट नहीं कर सकता है ना। यानी एक व्यक्ति ए और बी को एक साथ टारगेट नहीं कर सकता है एक ही समय में, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि 1 और 2 ये दो व्यक्ति किसी एक टारगेट को निशाना बना सकता है। तो 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति किसी भी एक लक्ष्य को निशाना बना सकता है, पर एक व्यक्ति जो है 2 लक्ष्य को एक साथ निशाना नहीं बना सकता है। तो आपको इस तरह से याद रखना है। या फिर देखिए ये क्या हो गया, ग्रेटर देन का साइन हो गया, ऐसे ये ग्रेटर देन का साइन हो गया, और ये क्या हो गया, लेस देन का साइन हो गया, यहाँ से ऐसे। तो अगर लेस देन होता है तो ये फंक्शन नहीं होता, लेकिन अगर ये ग्रेटर देन है तो ये फंक्शन हो सकता है, ये फंक्शन होगा, हो सकता है नहीं होगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये ग्रेटर देन बन रहा है तो ये फंक्शन होगा, पर यहाँ पे लेस देन बन रहा है, ये फंक्शन नहीं होगा। इसी को हम लोग ऑर्डर पेयर के रूप में फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, 1a 1 2b 3c, ऐसे इसको लिखना है। तो f इक्वल टू 1a 1b 2c 3d। फिर इसको लिखेंगे 1a 2a 3b। तो फंक्शन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ऑर्डर पेयर के रूप में। अब यहाँ पे अगर सिर्फ इसको देख के आपको पता करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है, तो आप देख लीजिए कि कोई भी ऑर्डर पेयर ऐसा तो नहीं है जिसमें उसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है। यहाँ देखिए इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, सब डिफरेंट है, तो ये आपका फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे इसका फर्स्ट एलिमेंट दोनों सेम है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो जब भी ऑर्डर पेयर का, दो ऑर्डर पेयर का, 2 या 3 ऑर्डर पेयर का अगर फर्स्ट एलिमेंट सेम है तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन होगा। उसी तरह से 1 2 3 ये भी फंक्शन हो जाएगा। सेकेंड वाला से हमको मतलब नहीं है, फर्स्ट वाला को देखना है। अगर इसमें से कोई भी दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट अगर सेम हो जाए तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन को हम लोग इस तरह से मैपिंग के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ऑर्डर पेयर के रूप में भी हम लोग फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं।
फिर बच्चों फंक्शन को हम लोग दो तरह से टेस्ट करते हैं। एक तो ऑर्डर पेयर के रूप में, जैसा कि अभी मैंने बताया कि किसी भी दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम है तो वो फंक्शन नहीं होगा। दूसरा होता है एक वर्टिकल लाइन टेस्ट, उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट में क्या है कि जो फंक्शन का ग्राफ है उस ग्राफ को हम लोग वाई एक्स के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, और अगर वो लाइन ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो वो फंक्शन होगा। लेकिन अगर वो एक से अधिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे ये कोई ग्राफ बना हुआ इस तरह से, और हमको जांच करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो आप y अक्ष के पैरेलल, ये y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया, y अक्ष के पैरेलल आप लाइन खींचिए इस तरह से। ये इसके डोमेन में, यहाँ से यहाँ तक इसका डोमेन हो गया। इसके डोमेन में जब कोई भी पैरेलल लाइन खींचते हैं तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ये लाइन सिर्फ इसको एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ये लाइन सिर्फ इसको एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ये लाइन सिर्फ इसको एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। कोई भी लाइन खींचेंगे वाई एक्स के पैरेलल और वो उसको एक ही पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करता है तो वो फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ से एक लाइन खींचते हैं तो इसको दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर लाइन खींचते हैं इस तरह से तो इसको एक दो तीन चार, ये 5 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये फंक्शन नहीं होगा। इसमें भी अगर हम इस तरह से लाइन खींचते हैं तो ये भी जो है एक से अधिक पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए ये भी फंक्शन नहीं होगा। तो बच्चों इसको बुलाया था वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो कोई ग्राफ उसका बना करके और वर्टिकल लाइन यानी वाई एक्स के पैरेलल हम लाइन जब खींचेंगे और वो एक से अधिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो वो फंक्शन नहीं होगा। बच्चों ये फंक्शन समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं डोमेन कोडोमेन क्या होता है। सेट ए सेट बी, यहाँ ए बी सी ई एफ जी एच, ए को ई के साथ, बी को एफ के साथ, सी को एच के साथ, इस तरह से हम रिलेट कर देते हैं। ये फंक्शन जो है इसको ए को ई के साथ, बी को एफ के साथ, सी को एच के साथ रिलेट करता है। तो ई को बोलेंगे कि ए का इमेज है। ई क्या है? ए का इमेज है। एफ क्या है? बी का इमेज है। एच क्या है? सी का इमेज है। तो सी का इमेज कितना हो गया? एच। बी का इमेज क्या हो गया? एफ। ए का इमेज क्या हो गया? ई। और इसको बोला था प्री इमेज, यानी ई का ये प्री इमेज है, एफ का ये प्री इमेज है, एच का ये प्री इमेज है। तो इधर वाला जो एलिमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं इमेज, और इधर वाला जो एलिमेंट है इसको बोलते हैं प्री इमेज। तो आपका इमेज क्या क्या हो गया? ई एफ एच। प्री इमेज
ए बी सी। ए का इमेज ई, बी का इमेज एफ, सी का इमेज एच, और इसको बोलेंगे प्री इमेज। ई का प्री इमेज ए, एफ का प्री इमेज बी, एच का प्री इमेज सी। डोमेन, डोमेन ऑफ एफ। जो डोमेन जो होता है, सेट ए का जो एलिमेंट है इसको बोलते हैं डोमेन। तो डोमेन ऑफ एफ यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी, ये आपका डोमेन हो गया। बी का जो एलिमेंट है ई एफ जी एच, ये आपका हो गया कोडोमेन। और जो रेंज होता है, जो सेट ऑफ इमेजेस ई एफ एच, ई एफ एच, ये हो गया आपका रेंज। तो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड डोमेन, elements of all the elements of set B is called codomain, and set of images is called range। यानी इमेज का जो सेट है उसको रेंज बोलेंगे। ये डोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। लेट मान लो कि कोई फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, तो जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू हो जाएगा ए। कोडोमेन ऑफ एफ ये आपका हो जाएगा बी, सेट बी। रेंज ऑफ एफ, एफ का जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इमेजेस, सेट ऑफ इमेजेस। यानी जो इमेज बनता है उसका जो सेट होगा वो आपका हो जाएगा रेंज। तो हो गया डोमेन, कोडोमेन, रेंज। ये जो बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, इमेज, और इसको क्या बोलेंगे, प्री इमेज। अच्छा, ये समझ में आ गया होगा कि फंक्शन क्या है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। जो डोमेन का, जो डोमेन और रेंज, ये दो इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, रेंज कैसे फाइंड करते हैं। तो एक्चुअली डोमेन जो होता है वो एक्स का, तो वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, जो फंक्शन को हम लोग एफ एक्स से डिनोट करते हैं इस तरह से, और इसको हम लोग वाई भी बोलते हैं, वाई। तो ये एक्स अक्ष है
और ये आपका हो गया y अक्ष। तो बच्चों x अक्ष पर यानी x का जो वैल्यू होता है, जो वैल्यू होता है जिसके लिए y डिफाइंड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। यानी वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज डिफाइंड। x का वह वैल्यू जिसके लिए y डिफाइंड हो, तो उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। तो ये x का जो भी वैल्यू होगा वो डोमेन होगा जिसके लिए y डिफाइंड हो। जैसे अगर हम लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू 1/x-1, तो ये फंक्शन हो गया जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है यानी y। तो x का यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे 1, तो फंक्शन क्या बन जाएगा, हो जाएगा 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो इसके डोमेन में 1 नहीं हो सकता है, यानी x का सभी वैल्यू हम लेंगे, x में x का सभी वैल्यू लेंगे, बट हम 1 को नहीं ले सकते हैं। यानी इस फंक्शन को x का सभी वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, डिफाइन करेगा, लेकिन 1 उसको डिफाइन नहीं करेगा। तो इसलिए 1 जो है इसके डोमेन में नहीं आएगा। तो वैल्यू ऑफ x फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन। तो डोमेन आपका हो गया all the values of x for which fx is defined are called domain। तो x का सभी वैल्यू जिसके लिए fx डिफाइंड हो उसको हम लोग बोलेंगे डोमेन। बच्चों फंक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन जो है बहुत तरह का फंक्शन होता है। कांस्टेंट फंक्शन होता है, अलजेब्रिक फंक्शन होता है, रेशनल फंक्शन होता है, इरेशनल फंक्शन होता है, तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। तो फंक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं, पर उस टाइप्स में कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं। जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया, मॉडुलस फंक्शन हो गया। तो ये कुछ फंक्शन है जो स्पेशल फंक्शन है, और इन्हीं फंक्शन पे बेस्ड प्रश्न जो पूछा जाता है, तो हम लोग इन्हीं फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। इन्हीं फंक्शन के बारे में हम लोग प्रयास करेंगे जानने का कि ये फंक्शन क्या होता है, इसके साथ कौन सा कंडीशन होता है जिसके लिए वो डिफाइन होता है। तो ये जो जितना भी फंक्शन है सब स्पेशल फंक्शन है, इसके साथ कुछ विथ कंडीशन के साथ ये डिफाइन होता है ना। अगर वो कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं सॉरी some special functions।
इसमें फर्स्ट में है फर्स्ट में हम लोग देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है ये एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स इस फॉर्म में होता है। ये बेस हो गया, ये एक्सपोनेंट हो गया। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है, वेरिएबल है। तो इस तरह का जो फंक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसके साथ एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ए पॉजिटिव होना चाहिए एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कंडीशन को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है कि ए का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए और ए का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। तभी हम बोलेंगे कि ये फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जैसे 2 के पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, 3 के पावर एक्स, 1/2 के पावर एक्स, 3/पावर एक्स, ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्योंकि इसका जो बेस है ये सब पॉजिटिव है और 1 के बराबर नहीं है। अगर हम इसको लिख देंगे इस तरह से -2 के पावर एक्स, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे -2 < 0 हो जाता है, इसलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होगा। तो इस कंडीशन को याद रखना बहुत जरूरी है। ए टू द पावर में एक्स में ए पॉजिटिव होना चाहिए और ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब इसका हम लोग देखते हैं ग्राफ। ग्राफ में दो कंडीशन है, दो केस है। केस 1 फर्स्ट में है ए ग्रेटर देन 1। अगर ए का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो ए 1 के बराबर नहीं होगा। तो 1 के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, या 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा। तो ए अगर 1 से बड़ा है तो इसका ग्राफ बच्चों इस तरह से बनता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पे एक्स का वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा। तो 0 1 पर ये y अक्ष को कट करता है, एक्स अक्ष y अक्ष। एक्स अक्ष को कहीं भी कट नहीं करता। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे इन्फिनिटी की तरफ, ये वैल्यू 0 की तरफ टेंड करेगा, है ना। बहुत इन्फिनिटी पे जा करके ये 0 से मिलेगा। तो ये जब ए ग्रेटर देन 1 है तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हो गया y इक्वल टू एक्स। इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, इस तरह से बनेगा, इंक्रीजिंग। सेकेंड केस, जब a का वैल्यू 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ a से 0 से बड़ा होना चाहिए और यहाँ कह रहा है 1 से छोटा। तो ये दो कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फिर इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ये आपका ग्राफ बनेगा ऐसे, एक्स अक्ष वाई अक्ष 0 1 यहाँ 0 हो गया। ये y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स का ग्राफ हो गया। यानी a का वैल्यू यहाँ पे 0 और 1 के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जैसे 2/3 हो गया, 2/3 के पावर x। इसका ग्राफ जो बनेगा वो डिक्रीजिंग बनेगा इस तरह से।
और यहाँ पे अगर लेंगे 2 की पावर x तो इसका ग्राफ जो है इंक्रीजिंग बनेगा। अब एक चीज यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये जो ग्राफ है वो x अक्ष के हमेशा ऊपर है। ये दोनों स्थिति में y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हमेशा x अक्ष के ऊपर है। इसका मतलब है कि a के पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है। तो a टू द पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे a का वैल्यू 1 से बड़ा हो, चाहे a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो। a टू द पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये फंक्शन हो गया बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सेकेंड फंक्शन हम लेते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया जैसे 2 टू द पावर 3 बराबर है 8। इसको हम लोग लॉग के रूप में लिखेंगे, लिखेंगे लॉग 2 टू द पावर 8 इक्वल टू 3, है ना। यानी बेस 2 पे 8 का जो लॉग होता है वो होता है 3। तो इसी को हम लोग, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हम लोग लॉग के रूप में इस तरह से लिखते हैं। 2 टू द पावर इक्वल टू 8, तो लॉग 2 बेस 2 पे हम 8 का लॉग कितना हो जाएगा 3। तो जो फंक्शन है ये फिक्स इक्वल टू लॉग a टू द पावर, अगर x है, बेस a है, या इस पे x का लॉगरिथम, तो ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। इस फंक्शन का भी कुछ कंडीशन है, इसमें a हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये इस कंडीशन को हमेशा याद रखना है। लॉग में a और x दोनों पॉजिटिव होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में सिर्फ बेस पॉजिटिव होता है और 1 के बराबर नहीं होता। यहाँ पे a और x, बेस और एक्सपोनेंट दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, और a इज नॉट इक्वल टू 1। तो इसका भी इस कंडीशन के साथ जो है ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। अब इसमें भी बच्चों ग्राफ देखेंगे तो इसका ग्राफ दो केस में बनता है। फर्स्ट केस में जब a ग्रेटर देन 1, एक्स अक्ष वाई अक्ष, इसमें आपका ग्राफ ऐसे बनेगा। ये पॉइंट हो गया 1 0, ये आपका हो गया log a x, इसका ग्राफ हो गया कब, जब a का वैल्यू 1 से बड़ा है। सेकेंड केस में a का वैल्यू 1 से छोटा और पॉजिटिव, इसमें बच्चों इसका ग्राफ इस तरह से बनता है। ये डिक्रीजिंग हो गया, ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हो गया।
ये इस केस में बनेगा, ये y इक्वल टू लॉग ए एक्स का ग्राफ है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि x का जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव है। ये जो ग्राफ है, ग्राफ देख रहे हैं हमेशा y एक्स के राइट साइड में है ना। तो x हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, y हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, ए नॉट इक्वल टू 0। तो इसका जो डोमेन होगा, इसका डोमेन क्या होगा, x का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक, यानी इधर वैल्यू हो सकता है x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, यानी माइनस इन्फिनिटी, ये नीचे जाएगा नीचे जाएगा और फिर ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। ये रेंज इसका आर हो गया। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा फंक्शन का डेफिनेशन, फंक्शन का क्लासिफिकेशन और दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी जो स्पेशल फंक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे डोमेन निकालने के लिए और फिर रेंज निकालने के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हाउ टू फाइंड डोमेन एंड हाउ टू फाइंड रेंज। तो अगर आप इस पे कमांड कर लिए डोमेन निकालने के लिए और रेंज निकालने के लिए फंक्शंस का, तो समझ लीजिए कि आपका एक दो सवाल जो आता है हमेशा जे में, है ना, वो आपका कंप्लीट हो गया। और हर साल डोमेन से रेंज से सवाल आता ही आता है। तो बच्चों अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।